सन 1918 की गर्मियों की एक रात को एक मछुए ने स्विट्जरलैंड के छोटे से विलेन्यू कस्बे के पास जिनेवा झील में अपनी नाव पर से पानी की सतह पर कुछ अजीब सी चीज देखी। जब वह उसके नजदीक पहुंचा तो उसे पता चला कि वह शहतीरों को उल्टा सीधा बांधकर बनाया हुआ बेड़ा है, जिसे एक नंगा आदमी एक तख्ते की मदद से जैसे तैसे चलाने की कोशिश कर रहा है। वह आदमी जाड़े से अकड़ रहा था और थकान से चूर चूर हो रहा था। चकित मछुए के दिल में दया उपजी। उसने ठिठुरते आदमी को अपनी नाव पर ले लिया। उसे पास जालों को छोड़ और कुछ नहीं था, इसलिए कुछ जालों से ही उसके बदन को ढक दिया और उससे बातचीत करने की चेष्टा करने लगा। लेकिन नाव की तेली में सिकुड़े बैठे उस अजनबी ने ऐसी जबान में जवाब दिया कि उसका एक अक्षर भी मछुआ नहीं समझ पाया। हारकर उसने अपनी कोशिश छोड़ दी, जाल समेटा और किनारे की ओर चल दिया। जब सवेरे के उजाले में दिखाई देने लगा तो वह नंगा आदमी पहले की निस्बत कुछ ज्यादा खुश मालूम हुआ। उसके मुंह पर, जो आधा बेतरतीब उगी घनी मूंछों और दाढ़ी में छिपा था, मुस्कुराहट खिलने लगी। वह किनारे की ओर इशारा करके कुछ जिज्ञासा और कुछ खुशी से बार बार एक शब्द बोलने लगा जो सुनने में रोशिया जैसा लगता था। नाव जो जो जमीन के निकट आती गई उसकी आवाज में विश्वास और उल्लास बढ़ने लगा। आखिरकार नाव किनारे पर आकर लग गई। मछुओं की औरतें रात को पकड़ी गई चीजों को उतारने के लिए आई, लेकिन चौंककर चीख उठी। मछुए को झील में जो मिला था उसकी अजीबोगरीब खबरें फैलते ही गांव के दूसरे लोग वहां जमा हो गए। उनमें उस छोटी सी जगह का महापौर भी था। उसे भले आदमी ने, जी अपने को न जाने क्या समझता था और पद की जिसमें दमक थी, उन सारे कानून कायदों को याद किया जो लड़ाई की 4 सालों के दरमियान सदर मुकाम से जारी किए गए थे। यह मानकर कि नवागंतुक झील के फ्रांसीसी किनारे से भागकर आया होगा, उसने फौरन जाब्ते की जांच करने की कोशिश की, लेकिन तत्काल एक ऐसी रुकावट सामने आ गई जिससे वह हैरान हो गया। वे एक दूसरे को समझ नहीं सकते थे। जो भी सवाल उस अजनबी से, जिसे किसी गांव वाले ने लाकर पुराना कोट और पतलून पहना दिया था, किए जाते थे, उनका वह दयनीय तथा बिखरी आवाज में सिवा अपने सवाल रोशी रोशिया के और कोई जवाब नहीं देता था। अपनी असफलता से कुछ खिन्न होकर उस शरणार्थी को पीछे आने का इशारा करके महापौर कचहरी की ओर चला। युवकों के, जो वहां इकट्ठे हो गए थे, कोलाहल के बीच किसी दूसरे के ढीले ढाले हवा में फड़फड़ाते कपड़े पहने वह आदमी नंगे पैर उसके पीछे चल दिया। वे लोग अदालत पहुंचे और वहां उसे सुरक्षा अधिकारी को सौंप दिया गया। अजनबी ने आनाकानी नहीं की और न मुंह से एक शब्द ही निकाला, लेकिन उसके चेहरे पर दुख की रेखाएं उभर आई। बड़े डर से वह झुका, मानो उसे लग रहा हो कि अब उसकी थुकाई होगी। आसपास के होटलों में भी मछुए की इस विशेष उपलब्धि की खबर आनन फानन में फैल गई। इस बात से खुश होकर कि उन्हें कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी जिससे उनका 1 घंटा मजे में कट जाएगा, पैसे वाले लोग उस जंगली आदमी की जांच पड़ताल के लिए आए। एक स्त्री ने उसे कुछ मिठाइयां दी, लेकिन बंदर की भांति संदेह से उसने उन्हें छूने तक से इनकार कर दिया। एक आदमी कैमरा लेकर आया और उसकी एक तस्वीर खींच ली। उस विचित्र आदमी को घेर कर लोग बड़े आनंद से बातें करने लगे। अंत में वहां पास के एक बहुत बड़े होटल का मैनेजर आया। वह बहुत से देशों में रह चुका था और कई भाषाएं अच्छी तरह जानता था। उसने जर्मन, इतालवी, अंग्रेजी और आखिर में रूसी, इस तरह एक के बाद एक बोली में उस अजनबी से, जो अब विस्मित और आतंकित हो उठा था, बात करने का प्रयत्न किया। रूसी भाषा का पहला शब्द सुनते ही उस बेचारे में हिम्मत आ गई। उसका चेहरा मुस्कुराहट से चमक उठा। बड़े विश्वास के साथ उसने फौरन अपना इतिहास सुनाना आरंभ कर दिया। वह इतिहास लंबा था और उलझा हुआ था, पूरी तरह समझ में नहीं आता था। फिर भी कुल मिलाकर कहानी इस प्रकार थी। उसने रूस में लड़ाई लड़ी। एक दिन दूसरे 1000 आदमियों के साथ उसे रेल के डिब्बे में ठूंस दिया गया और उसको ट्रेन से बड़ा लंबा तय करना पड़ा। इसके बाद उसे एक जहाज पर चढ़ाया गया और पहले से और भी लंबा सफर कराया गया। ये सफर ऐसे समुद्र में हुआ कि मारे गर्मी के उसे छठी का दूध याद आ गया। अंत में वे लोग जमीन पर उतरे और फिर रेल से चले। जैसे ही वे रेल से उतरे कि उन्हें एक पहाड़ी को उड़ाने के लिए भेजा गया। इस लड़ाई के बारे में वह आगे कुछ नहीं बता सका, क्योंकि शुरू में ही वह टांग में गोली लगने के कारण गिर गया था। उसने जो कुछ कहा उससे इतना स्पष्ट हो गया कि वह शरणार्थी उस रूसी दस्ते का था जो साइबेरिया भेजा गया था और जिसे व्लादिवोस्टोक से फ्रांस के लिए जहाज द्वारा रवाना किया गया था। हर आदमी कुतूहल और द्रवित भाव से जानना चाहता था कि वह आदमी उस सफर के लिए कैसे प्रेरित हुआ जो उसे उस झील में लेकर आया। मुक्त भाव से मुस्कुराते, फिर भी चतुराई दिखाते उस रूसी ने बताया कि अपने घाव के कारण जब वह अस्पताल में था, उसने पूछा कि रूस किधर है और उसे उसके घर की आम दिशा बात दी गई।
जैसे ही वह चलने लायक हुआ, वह वहां से निकल पड़ा और सूरज तथा सितारों से दिशा का अंदाज करता घर की ओर बढ़ा। वह रात को चला दिन को चला और गश्त करने वालों को चकमा देने के लिए घास के ढेर में छिपता रहा। खाने के लिए उसने कुछ फल इकट्ठे कर लिए, यहाँ वहां से रोटी भी मांग लेता था। आखिर उस रातें चलने के बाद वह इस झील पर पहुंचा। अब आगे की कहानी फिर उलझ गई। वह साइबेरिया का किसान था। उसका घर बेकार झील के पास था। वह जेनेवा झील के दूसरे किनारे की कल्पना कर सकता था और उसने सोचा वह जरूर रुस होगा। उसने एक झोपड़ी से 2 शहतीर चुराए और उनके ऊपर झील पार की और वहां आया, जहां मछुए ने उसे उत्सुकता से यह पूछते हुए अपनी कहानी समाप्त की, क्या मैं कल घर पहुंच सकता हूं? इस सवाल के तर्जुमे से वे लोग बड़े जोर से हंस पड़े, जिन्होंने पहले सोचा कि वह निरा बुद्धू है, लेकिन बाद में सोचने पर वे हमदर्दी से भर उठे और सबने थोड़ा थोड़ा पैसा उस डरपोक और रुआ से भगोड़े के लिए इकट्ठा कर दिया। लेकिन अब पुलिस का एक ऊंचा अफसर, जिसे फोन करके मोन्ट्रू से बुलाया गया था, वहां आया और बड़ी कठिनाई से उसने रिपोर्ट तैयार की। छानबीन के दौरान ने सिर्फ वह दुभाषिया प्राय हैरान हो उठा, बल्कि उस साइबेरियावासी के शिष्टाचार के तौर तरीके न जानने से उसके दिमाग और पश्चिमी देशों के लोगों के बीच खाई पैदा हो गई। उसे अपने बारे में अधिक जानकारी नहीं थी, सिवा इसके कि उसका नाम बोरिस था। वह अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ उस विशाल झील से कुछ ही फासले पर रहता था। वे लोग प्रिंस मैचस्की के गुलाम थे। वह गुलाम शब्द का ही प्रयोग कर रहा था, हालांकि 50 वर्ष पहले रूस में गुलामी का खात्मा हो चुका था। अब उसके भाग्य को लेकर बहस मुबाहिसा होने लगा। बेचारा आदमी अपने कंधे झुकाए और बुझे चेहरे से उन बहस करने वालों के बीच खड़ा था। कुछ ने सोचा कि उसे बन के रूसी दूतावास में भेज देना चाहिए, लेकिन दूसरों ने इस पर आपत्ति करते हुए कहा कि इसका नतीजा ये होगा कि उसको फिर फ्रांस भेज दिया जाएगा। पुलिस के अफसर ने बताया कि यह फैसला करना कितना मुश्किल होगा कि आया उसको एक भगोड़ा माना जाए या बिना परिचय पत्रों के एक परदेशी समझा जाए। जिले के राहत अधिकारी ने कहा कि उस यायावर का स्थानीय जमात के खर्च पर खाने और रहने का हक नहीं हो सकता। एक फ्रांसीसी ने उत्तेजित होकर दखल देते हुए कहा कि उस बदकिस्मत भगोड़े का मामला बहुत साफ है, काम पर लगाओ या सीमा के बाहर भेज दो। 2 महिलाओं ने प्रतिवाद किया कि उस बेचारे का उसके दुर्भाग्य के लिए दोष नहीं दिया जा सकता। लोगों को उनके घरों से दूर करना और दूसरे देश में भेज देना अपराध है। जब एक बुजुर्ग डेनमार्क निवासी ने अचानक कहा कि आगामी पूरे सप्ताह के लिए वह उस अजनबी का खर्चा दे देगा और इस बीच नगर निगम रूसी दूतावास से बात कर ले, तो ऐसा दिख पड़ा मानो राजनीतिक झगड़ा उठ खड़ा होगा। इस अप्रत्याशित समाधान से सरकारी परेशानी दूर हो गई और बहस करने वालों के मतभेद भुला दिए गए। जिस समय बहसें जोरों से चल रही थी, उस भगोड़े की डरपोक आंखें होटल के मैनेजर के होठों पर जमी थीं। उस भीड़ में वही एक आदमी था जो उसकी किस्मत का निबटारा कर सकता था। भगोड़े के वहां आने से जो जटिलताएं पैदा हो गई थी, उन्हें वह कम ही समझ पाता जान पड़ता था। जब कोलाहल थम गया तो उसने अपने जुड़े हुए हाथ मैनेजर के चेहरे की ओर याचना के रूप में उठाए, जैसे कोई स्त्री किसी देवता की अभ्यर्थना कर रही हो। उसके इस संकेत से सबके दिल भर आए। मैनेजर ने आत्मीयता से उसे भरोसा दिलाया कि वह अपने मन पर से सब तरह के बोझ को उतार दे। उसे कुछ दिन यहाँ रहने दिया जाएगा, उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकेगा और उसकी जरूरतें उस गांव के होटल से पूरी कर दी जाएगी। रूसी ने मैनेजर का हाथ चूमना चाहा, लेकिन मैनेजर ने आभार के इस अपरिचित रूप को स्वीकार नहीं किया। वह शरणार्थी को सराय में ले गया, जहां उसके खाने पीने और रहने की व्यवस्था होनी थी। उसने एक बार फिर उसे आश्वस्त किया कि सब कुछ ठीक होगा और विदाई के रूप में आखिरी बार सिर झुकाकर होटल को वापस चला गया। भगोड़ा मैनेजर को जाते हुए देखता रहा। उसका चेहरा एक बार फिर उस आदमी के चले जाने से दुखी हो उठा, जो उसकी बात समझ सकता था। उन लोगों की चिंता के किए बिना जो उसके विचित्र व्यवहार पर मनोरंजन कर रहे थे। वह अपने मित्र की तब तक देखता रहा जब तक कि वह कुछ ऊंची पहाड़ी पर बने होटल में उसकी आंखों से ओझल न हो गया। अब एक दर्शक ने उस रूसी के कंधे पर दया भाव से हाथ रखा और सराय के दरवाजे की ओर इशारा किया। सिर झुकाए वह उसे अस्थायी आवास में घुसा। उसे एक कमरा दिखा दिया गया और मेज पर बिठा दिया गया। उसे एक गिलास ब्रांडी दी गई। यहाँ उसने बड़ी बेचैनी में सवेरे का बाकी समय गुजारा। गांव के बच्चे बराबर खिड़की से उसकी ओर झांक रहे थे। वे हंसते थे और कभी कभी उसको जोर से पुकारते थे, लेकिन उसने परवाह नहीं की। ग्राहक उत्सुकता से उसकी ओर देखते थे, लेकिन वह सारे समय शर्म और संकोच से मेज पर निगाह जगाए बैठा रहा। जब रात का खाना परोसा गया तो कमरा हंसी खुशी से बातें करते लोगों से भर गया।
लेकिन वह रूसी उनकी बातचीत का एक शब्द भी नहीं समझ सका। इस अनुभूति से वह दुखी था कि वह उन अजनबियों में एक अजनबी है। वह उन आदमियों के बीच गूंगे बहरे की तरह था जो मजे में अपनी बातें कर सकते थे। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वह अपना शोरबा भी नहीं पी सकता था। एक आंसू उसके गाल पर होकर मेज पर गिर पड़ा। उसने कातर भाव से अपने चारों ओर देखा। मेहमानों ने उसकी वेदना को समझा। सारे समाज पर खामोशी छा गई। मारे शर्म के उसका सिर इतना झुक गया कि काली लकड़ी की मेज से सट गया। शाम तक वह कमरे में रहा। लोग आए और चले गए, लेकिन न उसे उनका पता चला और न उन्हें इसका। वह स्टोव की छाया में बैठा रहा। उसके हाथ मेज पर टिके रहे। उसकी मौजूदगी को हर कोई भूल गया। अचानक वह उठा और बाहर चला गया, तब भी किसी का ध्यान उसकी ओर नहीं गया। मूक पशु की भांति वह भारी मन से पहाड़ी के होटल में गया और बड़ी विनम्रता से टोपी हाथ में लिए सदर दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। पूरे 1 घंटे वह वहां खड़ा रहा, पर किसी ने उसे देखा तक नहीं। अंत में रोशनी में चमकते होटल के दरवाजे पर पेड़ के तने की तरह खड़े उस अजनबी आदमी पर एक बोझी की निगाह गई और वह मैनेजर को बुलाने चला गया। उस साइबेरियावास के चेहरे पर आनंद की लहर दौड़ गई जब मैनेजर ने आकर प्यार से कहा, कहो बोरिस, तुम्हें क्या चाहिए? क्षमा करिए, रुक रुक कर भगोड़े ने कहा, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आया मैं घर जा सकता हूँ कल? मैनेजर गंभीर हो उठा। ये शब्द उसने इतनी दयनीयता में साथ कहा था कि मैनेज की हंसी काफूर हो गई। नहीं बोरिस, अभी नहीं। जब तक युद्ध समाप्त न हो जाए तब तक नहीं। कब तक? युद्ध कब समाप्त होगा भगवान जाने। कोई भी आदमी यह नहीं बात सकता। क्या मुझे इतने दिन रुकना ही होगा? क्या मैं जल्दी नहीं जा सकता? नहीं बोरिस, क्या मेरा घर बहुत दूर है? हाँ। कई दिन का सफर है? हाँ, बहुत बहुत दिनों का। लेकिन मैं वहां पैदल जा सकता हूँ। मैं बहुत मजबूत हूँ, थकूंगा नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकते बोरिस। आगे एक सरहद और है जिसे घर पहुंच से पहले तुम्हें पार करना होगा। एक सरहद? उसने हैरान होकर उसकी ओर देखा। ये शब्द उसकी समझने से परे था। इसके बाद बड़े ही आग्रह से उसने आगे कहा, मैं तैरकर वहां जा सकता हूँ। मैनेजर मुश्किल से हंसी रोक पाया, लेकिन वह उसकी हालत से दुखी हो गया। उसने धीरे से कहा, नहीं बोरिस, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। सरहद का मतलब होता है दूसरा देश। वहां के लोग तुम्हें उस देश से नहीं गुजरने देंगे, लेकिन मैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने अपनी बंदूक फेंक दी है। वे क्यों मुझे अपनी स्त्री के पास जाने की इजाजत देने से इनकार कर देंगे, जबकि मैं इसके नाम पर गुजरने की प्रार्थना करूंगा? मैनेजर का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसकी आत्मा बेचैन हो गई। नहीं, उसने कहा, वे तुम्हें नहीं जाने देंगे बोरिक। ईसा के नाम पर भी नहीं। आदमी अब ईसा के शब्द नहीं सुनते। लेकिन मैं अब क्या करूं? मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं क्या कहता हूँ कोई नहीं समझता, न मैं लोगों की बात समझता हूँ। तुम कुछ ही दिनों उनकी बात समझना सीख लोगे। नहीं, उसने सिर हिलाया, मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। मैं धरती जोत सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। यहाँ मैं क्या करूँगा? मैं घर जाना चाहता हूँ। मुझे कोई रास्ता बता दो। कोई रास्ता नहीं है बोरिस, लेकिन वे लोग मुझे अपनी स्त्री बच्चे के पास वापस जाने से नहीं रोक सकते। अब मैं सैनिक नहीं हूँ। ठीक है बोरिस, पर वे रोक सकते हैं। लेकिन जार, वह जरूर ही मेरी मदद करेगा। यह विचार अचानक उसके मन में आया था। आशा से वह थरथर कांपने लगा और जार का नाम उसने बड़े आदर से लिया। बोरिस, अब जार नहीं रहा। उसे गद्दी से उतार दिया गया। अब जार नहीं है। उसने शून्य आंखों से मैनेजर की ओर देखा। आशा की आखिरी किरण भी लुप्त हो गई थी। उसकी आंख से भी चमक जाती रही। उसने पस्त होकर कहा, अच्छा तो मैं घर नहीं जा सकता। अभी नहीं बोरिस, तुम्हें रुकना होगा। क्या बहुत दिन तक? मैं नहीं जानता। अधंकार में वह चेहरा और भी निराशा हो गया। मैं इतने दिन रुका रहा हूँ, अब मैं और अधिक कैसे रुक सकता हूँ? मुझे रास्ता बता दो, मैं कोशिश करूँगा। बोरिस, रास्ता कोई भी नहीं है। वे तुम्हें सरहद पर गिरफ्तार कर लेगी। तुम यहीं रहो, हम तुम्हारे लिए कुछ काम खोज देंगे। यहाँ लोग मेरी बात नहीं समझते, मैं उनकी बात नहीं समझ सकता। उसने टूटे शब्दों में कहा, मैं यहाँ नहीं रह सकता। मेरी मदद कीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकता बोरिस। ईसा के नाम पर मेरी मदद कीजिए, नहीं तो मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अब आदमी एक दूसरे की मदद नहीं कर सकता। वे दोनों एक दूसरे की ओर ताकते खड़े रहे। बोरिस अपनी उंगलियों के बीच टोपी को मरोड़ता रहा। वे मुझे घर से क्यों ले गए थे?
उन्होंने कहा था कि मुझे रूस के लिए, और का उन्होंने क्या किया है? उन्होंने उसे गद्दी से उतार दिया है। गद्दी से उतार दिया है। उसने रुखाई से इन शब्दों को दोहराया। लेकिन मैं अब क्या करूं? मुझे जरूर घर जाना है। मेरे बच्चे मेरे लिए बिलख रहे होंगे। मैं यहाँ नहीं रह सकता, कृपा करके मेरी मदद कीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकता, बोरिस। कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। नहीं, रूसी ने और भी दुखी होकर अपना सिर झुका लिया। अचानक उसने मंद स्वर में कहा, धन्यवाद। इतना कहकर वह मुड़ा और चल दिया। धीरे धीरे वह पहाड़ी के नीचे उतरा। मैनेजर उसे जाते देखता रहा। उसे ये देखकर अचरज हुआ कि वह सराय में क्यों नहीं गया, झील को जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ गया। एक आह भरकर वह बेचारा रहमदिल दुभाषिया मैजेजा होटल में अपने काम पर चला गया। संयोग से उसी मछुए को, जिसने उस जिंदा साइबेरिया के निवासी को बचाया था, दूसरों के पहनाए कोट और पतलून की तह करके टोपी के साथ किनारे पर रख दिए थे और पानी में कूद पड़ा था, ठीक वैसे ही निर्वस्त्र जैसे कि वह पानी में से निकला था। चूंकि उस परदेशी का नाम कोई नहीं जानता था, इसलिए उसका स्मारक तो बन नहीं सकता था। उसकी समाधि पर बस बिला नाम का लकड़ी का एक सलीब लगाया जा सकता था।